मैं पूर्णिमा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, AND कॉलेज की ओर से संवाद 3 प्रोग्राम में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। संवाद 3 कार्यक्रम का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है शिफ्ट इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आज ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है, जिसको मार्शल मैक्लुहान ने ही ग्लोबल विलेज कहा है। तो ऐसे समय में हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। सभी राष्ट्र को एक दूसरे की ज़रूरत आज के संदर्भ में है और ये इंटरडिपेंडेंसी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में फॉरेन पॉलिसी किसी भी राष्ट्र की बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी 3N पर डिसाइड होती है: नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल आइडेंटिटी। ये 3N मिलकर फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन देती है और जो लीडरशिप की डायनामिज्म है वो फॉरेन पॉलिसी को भी एक दिशा तय करती है। तो ये सब मिलकर एक फॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक एक्सेप्टेबिलिटी देती है कि कैसे हम फॉरेन पॉलिसी को पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से हमें एक्सेप्ट कर रहा है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये क्या शिफ्ट देखा जा रहा है आज के संदर्भ में मोदी ज़ेरा में फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शिफ्ट जो है वो इंडिया को किस तरह से एक इमर्जिंग पावर के रूप में इंडिया उभर कर सामने आ रहा है, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की चेंजेस की वजह है जो इंडिया को एक इमर्जिंग पावर की ओर देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या शिफ्ट हो रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। देखिए, इंडिया अभी का जो फॉरेन पॉलिसी है ये मोर कम्युनिकेटिव है पहले के संदर्भ में। ये क्यूरेटिव डिप्लोमेसी की ओर आगे बढ़ रही है, मल्टी डायमेंशनल है, मोर डिसाइसिव है और ये म्यूचुअल कोऑपरेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इसका मेन एजेंडा है। एक इनिशिएटिव लेने का जो इनिशिएटिव एंड इनोवेटिव डिप्लोमेसी की ओर आगे बढ़ रही है। पीपल्स डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये सब नए चेंजेस देखे जा रहे हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। स्ट्रॉन्ग वॉइस इंडिया का देखा गया है टेररिज्म को लेकर, एनवायरमेंटल इशू को लेकर, या अभी जो क्राइसिस आई कोविड-19 क्राइसिस उसको लेकर। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने फ्रांस के साथ किया। क्लाइमेट अकॉर्ड से USA हट गया क्योंकि उसको USA को लग रहा था कि उसका कोई लाभ नहीं है। इंडिया ने खुद का इनिशिएटिव लिया, जबकि ये डेवलप्ड कंट्री का इसमें रोल होना चाहिए, बट इंडिया खुद इनिशिएटिव लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। हाल में ही आपने देखा रेवा में से सोलर प्लांट लगाया गया। तो ये सब इनिशिएटिव जो है वो इन्वायरमेंट से इस तरह से कंसर्न है इंडिया, ये जो कर रहा है। दूसरे चीज़ देखिए, टेररिज्म इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ। और मसूद अजहर किस तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर देकर उसको ब्लैकलिस्ट करवाया गया, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, जबकि चाइना बार बार उसको अपोज करता है। ये भी एक डिप्लोमेटिक विन है हमारा। थर्ड देखिए, क्या इंडिया को किस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की ओर। अब देखिए, MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, चाइना को इसका मेंबर नहीं बनाया गया, बट इंडिया इसका मेंबर है। दूसरी ओर आप देखिए कि WASENR है, इसमें भी चाइना इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया है। अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, इसका भी चाइना मेंबर नहीं है, बट इंडिया इसका मेंबर है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने के लिए ये बना है। तो इंडिया को इसको मेंबर बनाया गया।
तो ये सब डिप्लोमेटिक विन हमारा दिख रहा है। अब आप देखिए NSG का चाइना बार बार विरोध कर रहा है, सारे कंट्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना का कहना है कि जब तक इंडिया NPT पर साइन नहीं किया तब तक उसको इसका मेंबरशिप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया को दिया जाएगा तो पाकिस्तान को भी दिया जाएगा, बट सारे कंट्री अपोज कर रहे हैं। तो इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। अब इंडिया का ही देखिए किस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। FATF ये जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि टेररिस्ट को फाइनेंसिंग किस तरह से किया जाता है उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, तो ये फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। उसमें भी इंडिया की अहम भूमिका रही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, अब बहुत ही जल्द उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो ये सब इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी उसके इनिशिएटिव एंड डिप्लोमेटिक इनोवेशन के कारण ही ये सब चेंजेस हमारे फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्ट है वो देखे गए हैं। अब आप दूसरी बात अब मैं करूँ तो किस तरह से इंडिया टू अपोजिट ग्रुप के साथ इक्वली गुड रिलेशन कैसे बनाए रखा है। आप देखिए USA रसिया के साथ, गल्फ कंट्री और इजराइल के साथ, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशरी है, इसलिए इंडिया इसको बहुत टैक्टफुली हैंडल कर रहा है, क्योंकि टू अपोजिट ग्रुप को एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल टास्क है, बट उसको भी इंडिया बहुत डिप्लोमेटिकली, इसको टैक्टफुली, स्ट्रैटेजिकली उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। मलाबार एक्सरसाइज आप देखिए, जो पहले USA एंड इंडिया था, अब ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें शामिल किया जा रहा है, जापान को भी उसमें लेने की बात की जा रही है। तो ये सब जो अचीवमेंट है, ये एक मेजर रोल है इंडिया का लीडरशिप का। अब क्वाड ग्रुप जो है, उसमें भी क्वाड ग्रुप जो है USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इनफॉर्मल ग्रुप है। अब चाइना के अगेंस्ट उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको किस तरह से उसको मिलिट्रली उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो ये सब चेंजेस देखे जा रहे हैं हमारे गुड लीडरशिप डायनामिज्म के कारण ही फॉरेन पॉलिसी का ये शिफ्ट देखा जा रहा है। इस तरह से हमारी एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिव कितनी हमारी हो रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, एक पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी का ही एक ये परिणाम है। पर्सनल डिप्लोमेसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर शिफ्ट देखा गया है फॉरेन पॉलिसी में। पर्सनल डिप्लोमेसी के माध्यम से ही इंडिया ने कई ऐसे अभियान हैं जो कि शुरू किए। अब इजराइल के साथ जो पर्सनल केमिस्ट्री है वहाँ के लीडर्स के साथ, लीडरशिप के साथ G20 के विजिट में देखा गया किस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर इंडिया का स्वागत किया। नमामि गंगा प्रोजेक्ट, इजराइल उसको किस तरह से करने के लिए कितना उत्सुक है, और हर क्षेत्र में इजराइल उसको हेल्प कर रहा है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि इंडिया का डिप्लोमेटिक विन देखा गया है, उसके इनिशिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ का ही ये परिणाम है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में देखिए कैसे सुषमा स्वराज को बुलाया, और जबकि पाकिस्तान उसको बार बार अपोज किया। इन स्पाइट ऑफ दिस ये बहुत अचीवमेंट है ये, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री भी इंडिया को बुलाया UAE में। तो ये इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिखा जा रहा है कि इंडिया का एक शिफ्ट हो रहा है फॉरेन पॉलिसी में। क्लाइमेट अकॉर्ड में USA को जो कदम लेना चाहिए था वो USA ने नहीं लिया, बट इंडिया ने अपना खुद का इनिशिएटिव लेकर किस तरह से आगे अपने फॉरेन पॉलिसी को कितना कंसर्न दिखाया उस ट्रेजेडी को, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। अब पूरा राष्ट्र अब इंडिया को एक लीडिंग रोल के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि देखिए चाइना को एक थ्रेट के रूप में सारे कंट्री देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर डिप्लोमेसी की ओर देखा जा रहा है। इस तरह से आप देखिए किस तरह से G7 में इंडिया को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल एमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में आज सामने सबके सामने उभर कर सामने आ रहा है, और चाइना भी एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, बट चाइना को एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है।
तो ये सब परिणाम जो है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट का ही एक उदाहरण है। अब यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ जायद यहाँ के लीडर मोदी को दिया जा रहा है। रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट। और ये सब जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन का ही ये सब परिणाम है कि किस तरह हमारा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। तो मिडिल पावर कोऑर्डिनेशन की ही बात हो, वो ऑस्ट्रेलिया इसमें इंडिया को इनिशिएटिव लेने के लिए कह रहा है। फिर 5 आईज जो है यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, उसमें रिसेंट प्रपोजल देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्या आया है, इसमें इंडिया, जापान और साउथ कोरिया को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा एक स्ट्रैटेजिकली सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को एक्सेप्ट किया जा रहा है। हर क्षेत्र में मल्टी डायमेंशनल इसका रूप हो रहा है इसके फॉरेन पॉलिसी का, कल्चरल एस्पेक्ट पर, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर हो ही रहा है, क्योंकि इंडिया के पास वर्क फोर्स काफ़ी है। तो इंडिया को भी एक लोग काफ़ी इसके जो लीडरशिप का जो डायनामिज्म है वो यूएन में स्थायी जो सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी मेंबरशिप जो है सभी राष्ट्र इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना को भी आज आइसोलेशन मिल रहा है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से। 3 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को हर वक्त तैयार हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ईरान हो, फिलीपींस हो, ब्रिटेन हो, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, यूएसए, फ्रांस, जापान, इजराइल एंड रसिया। तो ये सब इंडिया को एट एनी कॉस्ट मिलिट्रली, इकोनॉमिकली आज के संदर्भ में सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तत्पर है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से इंडिया को इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, एंड वन एंड ओनली रीज़न इसका है हमारे फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट का। इजराइल का आप देखिए, इसका जो नमामि गंगा प्रोग्राम है अगर सफल होता है तो किस एक वाटर जो बॉडीज़ है जो आज स्कार्सिटी के रूप में हमारे सामने आ रही है उसको हम बहुत टैक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। और इंडिया इस क्षेत्र में भी जो आने वाले समय में वाटर क्राइसिस जो हो रहा है इसको भी इंडिया एक फ्यूचर इमर्जिंग वाटर ग्रुप के रूप में इसको देखा जा सकता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से हम सस्टेन करें, इस पर भी इंडिया का एक अच्छा लीडिंग रोल रहा है। तो कई ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हद तक इनोवेटिव किया है। काफ़ी हद तक इस इनिशिएटिव जो नई इनिशिएटिव ली जा रही है, इस कारण से इंडिया जो है वो एक ग्लोबल इमर्जिंग पावर के रूप में रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर डिप्लोमेटिक बिहेवियर के कारण इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि चाइना का जनरली जो है वो ब्रिज ऑफ ट्रस्ट की डिप्लोमेसी है और हर राष्ट्र के साथ चाइना ने इस तरह की डिप्लोमेसी खेल चुकी है। क्योंकि चाइना का है पहले वो हेल्प करता है, फिर उसकी ज़मीन की ओर आगे बढ़ते, क्योंकि उसकी विस्तारवाद की नीति रही है। वो पूरे राष्ट्र में ग्लोबल पावर की ओर इमर्ज करना चाह रहा है, इंडिया भी चाइना में। लेकिन देखिए दोनों के डिफरेंस क्या है। इंडिया रिस्पॉन्सिबल नेचर है, मैच्योर है, वसुधैव कुटुंबकम है। कंट्रास्ट आप देखिए चाइना भी इमर्जिंग पावर है, लेकिन चाइना की एक्सेप्टेबिलिटी आज कहाँ है, चाइना आज कहाँ रह गया है? क्योंकि उसकी मोरल इतना उसका गिरा हुआ है, मोरली वो इतना कमज़ोर है, एथिकली वो इतना पुअर है कि उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी कभी बन ही नहीं सकती है। जब भी नैरो नेशनलिज्म की ओर हम आगे बढ़े, चाहे वो फासिज्म हो, नाजिज्म हो, कभी भी वो राष्ट्र कभी सफल नहीं हुआ है। नैरो नेशनलिज्म कभी भी राष्ट्र को बहुत आगे आप डेवलपमेंट की ओर नहीं ले जा सकती है। इसलिए हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का एक और मुद्दा है वो है डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी की ओर। इसलिए हमने क्यूरेटिव डिप्लोमेसी का नाम दिया, डेवलपमेंटल एंड क्यूरेटिव डिप्लोमेसी। एक मेजर शिफ्ट है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी। किसी भी इश्यूज़ को किस तरह से
समाधान उसको किया जाए, किस तरह से उसको क्योर किया जाए, मच मोर इम्पॉर्टेंट कि हम उसको प्रॉब्लम क्रिएट करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा कभी विज़न नहीं रहा है। तो ये जो विज़न है हमारा, वो डेवलपमेंट की ओर से पीस की ओर आगे बढ़ रहा है, और वो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉर करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट वॉर को कैसे टैकल करना, उसको कैसे हैंडल करना, उसको कैसे रोकना, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के संदर्भ में। और वो इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया के नेशनल आइडेंटिटी ही, मैंने पहले ही कहा कि थ्रू एंड हमारे फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन देती है। और ये जो नेशनल आइडेंटिटी है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का है, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए कदापि हम वॉर जरूरी है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी पर अगर खतरा होगा, नेशनल इंटरेस्ट की अगर हमारा खतरा होगा, तो ऑब्वियसली, क्योंकि वॉर तो क्रूअल नेसेसिटी है, बट ये क्रूअल है, कोई डिवास्टेशन लाता है। बट हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम इंटरनेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट दोनों को साथ में रख कर पीस की ओर आगे बढ़े। इसलिए इंडिया का मैच्योर डिप्लोमेसी है, और यही मैच्योर डिप्लोमेसी आने वाले समय में इंडिया को एक लीडिंग रोल के रूप में देखा जाएगा आने वाले संदर्भ में। क्योंकि आप किसी को ब्रिज ऑफ ट्रस्ट कर कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब चाइना को ही लेकर आप देखिए किस तरह से अब चाइना को लेकर पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ट्रेड वॉर चाइना के खिलाफ सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी कर दिए। किस तरह से चाइना को हम उसके लगाम लगाया जाए उसके ट्रेड पर, सब लोग इसके साथ है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है चाइना को अपोज करने का। चाहे वो टेररिज्म का है, किस तरह से उसको एक्सपोज किया इंडिया ने, टेररिज्म का है, एनवायरमेंटल है, मेजर इशू पर। तो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही पॉजिटिव डिप्लोमेसी है, पॉजिटिव टास्क है, और इंडिया का जो देखने का विजन है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो हमेशा से रहा है, वो हेल्पिंग एटीट्यूड के रूप में देखता है। कंपैरिजन आप कीजिए चाइना से, चाइना क्या है, और आप किसी चीज़ को उसको हाईजैक करने की कोशिश करता है, हेजेमनी स्थापित करने की कोशिश करता है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो। अब अफ्रीका को हेल्प कर कर वो जितने कंट्री उससे जितना वो हेल्प नहीं करता, उसके टेरिटरी को ज़्यादा हथियाने लगता है। चाहे वो आप नेपाल की ही बात कीजिए, अब नेपाल का जो रुख है वो जो बदल रहा है, धीरे धीरे आप नेपाल की ही हालत देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले वो अपना लैंग्वेज वहाँ स्थापित कर रहा है, किस तरह से लैंग्वेज का डोमिनेशन कर रहा है। फिर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरह से चाइना के बारे में पूरी तरह से उसका माइंड वॉश किया जा रहा है, उस तरह से वो धीरे धीरे नेपाल को ही कैप्चर करता जाएगा। तो ये जो चाइना का जो इंटेंशन है वो काफ़ी ख़राब है, और बहुत ही नेगेटिव इंटेंशन है, नेगेटिव डिप्लोमेसी है, नैरो नेशनलिज्म है, जिसके कारण वो कभी भी कदापि आज के संदर्भ में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और इंडिया डिस्पाइट कि उसने कितना बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, और इंडिया उसको कैसे टैक्टफुली हैंडल कर रहा है, ये इसका पूरा इंटरनेशनल जितने राष्ट्र हैं ये सभी इंडिया को प्रेज कर रहे हैं। एक किस तरह से इंडिया इसको कितने अच्छी तरह से इन डिस्प्यूट को भी, इस क्राइसिस के दौरान भी किस तरह से टैक्टफुली और स्ट्रैटेजिकली हैंडल किया। ये वन एंड ओनली इसका एक ही रीज़न था, ये हमारे लीडरशिप के डायनामिज्म का। इसलिए फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा लीडरशिप डायनामिज्म कैसा है, यही तय करती है कितना हार्ड वर्क करके हमारे जो भी लीडरशिप है वो फॉरेन इंडिया को किस तरह से पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी बनाती है, उसका एक स्टेचर खड़ा करती है कि इंडिया स्वाभिमान के साथ, आत्मस्वाभिमान के साथ वो पूरे विश्व के साथ खड़ा होता है। और यही वजह है कि इंडिया को आज इतनी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, रिस्पांस मिल रहा है पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इंडिया की कोई भी वॉइस को बहुत ही ध्यान से विद फुल कंसंट्रेशन उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, इसकी
एक ही वजह है इसकी, मैच्योर फॉरेन पॉलिसी, मैच्योर डिप्लोमेसी, और यही इंडिया को आगे बढ़ाएगी और लेकर जाएगी। और मैं आशा करती हूँ इस ऐसा ही सिर्फ जो है वो फॉरेन पॉलिसी हमेशा देखा जाए एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक न्यू इनिशिएटिव के साथ, एक ग्लोबल इमर्जिंग पावर के रूप में इंडिया उभरे। न सिर्फ वो, क्योंकि इंडिया की कभी टेंडेंसी नहीं रही है कि किसी राष्ट्र को तंग करे या किसी राष्ट्र के टेरिटरी को छेड़छाड़ करे, अनलेस एंड अनटिल इसके नेशनल इंटरेस्ट को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि इंडिया का विज़न ही रहा है, हेल्पिंग एटीट्यूड रहा है सर। तो ये भी आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम पीस को मेंटेन करें, क्योंकि आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बकवास मूवमेंट हुआ था, इसका भी एक ही, कितने साइंटिस्ट लोग, सब लोगों ने मिलकर कितनी नेसेसिटी समझी कि पीस की कितनी ज़रूरत है, शांति की कितनी आवश्यकता है आज पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपने नेशनल आइडेंटिटी को इंटैक्ट करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी को इसी तरह से रिनोवेट करते रहे, तो इंडिया ऑब्वियसली एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में उभर कर सामने आए। धन्यवाद। ऑफ कर दो।